हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर जो भी हो आपका, ठीक है। तो चैप्टर का नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मशीनों में असंतुलन, इंजन और संतुलन। ठीक है, बैलेंसिंग इन बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग इन मशीन। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2017 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मशीनों में अनबैलेंसिंग क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सभी प्राइम जो आपके मूवर्स में दो निम्न प्रकार के बल क्रिया करते हैं। पहला है आपका स्टैटिकल फोर्स और एक दूसरा है इनर्शिया फोर्स। तो पहले हम बात करते हैं स्टैटिकल फोर्स में। तो इसमें प्रथम चालक में सभी स्थैतिक बल उसमें वर्किंग, ठीक है, वर्किंग फ्लूइड के दाब के कारण उपजते हैं। किसके कारण उपजते हैं? वर्किंग फ्लूइड के कारण क्या करते हैं? दाब के कारण उपजते हैं स्थैतिक बल, ठीक है, स्टैटिकल फोर्स। और परस्पर संतुलन होते हैं। जड़त्व बल प्रथम चालक एवं मशीनरी पार्ट्स के त्वरण के कारण उपजते हैं। किसके कारण? जड़त्व के कारण, मतलब त्वरण के एक्सेलरेशन के कारण उपजते हैं, जो आपके इनर्शिया फोर्स होते हैं, ठीक है। यदि इनमें कुछ बल तथा बलाघूर्ण शेष बचे रहते हैं जो कि असंतुलन जो कि अनबैलेंसिंग उपजते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर बस केवल यही चीज़ आपको लिखनी है। मशीन पार्ट जैसे कि गतिपालक पहिया, जैसे हम फ्लाई व्हील बोलते हैं, पुली, ठीक है, आदि, यदि इनमें से मशीन क्रियाएं ठीक प्रकार न किया जाए या तथा पदार्थ की असमानता के कारण किया जाए, ठीक है, उनका गुरुत्व केंद्र घूर्ण केंद्र पर नहीं रहता है, तो इस दशा में गति के कारण असंतुलित बल उपजते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी समान वृत्ताकार प्लेट पर केंद्र से हटकर कोई द्रव्यमान m जोड़ दिया जाए, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई एक वृत्ताकार प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर ये अब फिलहाल ये एक प्लेट है, तो ये बैलेंसिंग है। जैसे भी मूव कर रही है इधर की दिशा में या ये इधर की दिशा में मूव कर रही है, ठीक है। अब फिलहाल आपके सामने ये बैलेंसिंग है। यदि हम इसके केंद्र से, ठीक है, कोई द्रव्यमान यहाँ पर हम m जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जिस दिशा में ये मूव करेगी तो ये अनबैलेंसिंग हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है, एग्जाम्पल। ओके। तो यदि प्लेट अपने केंद्र पर घुमाया जाता है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उपजता है जो संतुलन बिगाड़ देता है। अब यहाँ पर इफेक्ट देखना है आपको, इफेक्ट ऑफ अनबैलेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर असंतुलन के निम्न प्रभाव होते हैं यदि मशीन के प्रथम चालकों या चल पार्ट्स संतुलन नहीं होता है तो मशीन के बेयरिंग, फ्रेम, नीव, जिसे फाउंडेशन बोलते हैं, तथा अन्य पार्ट्स में कंपन उपजती है। इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है मूवेबल पार्ट्स की घिसाई तथा टूट फूट अधिक हो सकती है। साधारण सी बात है, जब आप किसी भी पार्ट्स पर थोड़ा से अनबैलेंसिंग होने लगेगी तो टूट फूट की संभावना अधिक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है चलने के दौरान मशीन के पार्ट्स अधिक शोर करते हैं, ठीक है। तो इनको आप आसानी से लिख सकते हो। मशीन के पार्ट्स में चलने के दौरान कंपन उपजती है। नेक्स्ट है मशीन को चलाते समय दुर्घटना की संभावना रहती है। ये तो रहेगी आपकी। जब अनबैलेंसिंग होगी, पार्ट टूटेगा, पार्ट टूटने की वजह से क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है मशीन से प्रोडक्ट बनाते समय अधिक त्रुटि होती है। ओके। तो यहाँ पर ये आपके इफेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है 2014 में, ठीक है। स्थैतिक संतुलन मतलब स्टैटिकल बैलेंसिंग क्या होती है? देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम पर आपको फोकस करना है, ठीक। यहाँ पर डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर शाफ्ट है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक। ये इसका साइड व्यू है, मतलब गोलाकार पार्ट दिखाया गया है इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो है m1 है, कोई द्रव्यमान यहाँ पर r1 की दूरी पर यहाँ से जोड़ दिया है, ठीक है। ये इसके साइड में से दिखाया गया है। अब यहाँ पर हम इसको, ये क्या है, अनबैलेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। अनबैलेंसिंग यहाँ पर हो गया तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए यहाँ पर R2 पर, इसके नीचे दिशा पर, यहाँ पर हम इतने ही वेट का यहाँ पर हम क्या करते हैं, द्रव्यमान मतलब मास का लगा देते हैं कोई पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से ये इसका साइड व्यू दिखाया गया है गोलाकार में। तो यहाँ पर क्या होगी, ये स्टैटिकल रूप से बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उस पर ध्यान देना जो आपको लिखना है। जब किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र उसकी घूर्ण अक्ष पर होता है तथा पिंड स्थिर हो तो उसे स्थैतिक संतुलन में कहा जाता है। ओके। अब देखो, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो अभी मैंने पीछे डायग्राम बताया है, ठीक है,
तो पीछे कर देखो डायग्राम को, डायग्राम देखा, उसको कॉपी में उतारो और अब इस थ्योरी को देखो। ठीक है, माना कि एक समान पिंड पर एक अतिरिक्त द्रव्यमान m1 जो सबसे पहले मैंने लगाया था वहां पर बताया था आपको, उसी घूर्ण अक्ष से r1 दूरी पर है, तो हम कह सकते हैं कि पिंड स्थैतिक संतुलन में नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया अनबैलेंसिंग है। इस प्रकार जब पिंड को घुमाया जाता है तो सदैव m1 को ऊर्ध्वाधर नीचे रखते हुए स्थिर अवस्था में आएगा। ठीक है, जब घुमाएंगे। अब यदि एक और द्रव्यमान m2 m1 से गुजरते हुए अक्षीय समतल में नीचे की ओर r2 की दूरी पर जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर इस फॉर्मूले को नोट करो और लिखो m1 r1 बराबर m2 r2। ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो संपूर्ण पिंड का गुरुत्व केंद्र O पर आ जाता है और इस प्रकार पिंड स्थैतिक संतुलन में आ जाता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन का आपको अच्छे से आंसर याद हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, डायग्राम मैंने बताया, डायग्राम से पूरी थ्योरी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है कि गतिक संतुलन मतलब डायनेमिकल बैलेंसिंग क्या होती है। तो यहाँ पर केवल कुल मिलाकर यहाँ पर फोर्स लगे हुए हैं 4। ओके, जब पिंड चल अवस्था में होता है तो डायनेमिकली हम जानते हैं गति में होगा। ठीक, कोई चल पिंड पर उस समय गतिक संतुलन में होगा जब उस पर लगने वाले सभी इनर्शिया फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शून्य हो। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि उस पर लगने वाले सभी इनर्शिया फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शून्य हो। चित्रानुसार, चित्र यहाँ पर दिख रहा है आपको अच्छे से ये वाला। ठीक, यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा होगा ये करके। ठीक है, यहाँ पर कोई एक शाफ्ट है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर यहाँ पर ये पहले m1 जोड़ा। ठीक है, तो ऊपर की ओर जो सेंट्रीफ्यूगल उपजेगा वो क्या होगा, m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, F बराबर r ओमेगा स्क्वायर, यही होता है ना सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला। ठीक, आगे है नेक्स्ट m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, फिर हमने तीसरा और जोड़ दिया इसमें। ठीक है, बैलेंसिंग करना है। ठीक, m3 r3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर एक और फोर्स यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे यहाँ पर देखो एक पिंड ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। ठीक है, इस अवस्था में पिंड पर m1 r1 ओमेगा स्क्वायर मान का एक असंतुलित अपकेंद्रीय बल कार्य करता है जो m1 r1 x के समानुपाती है। पिंड पर m2 द्रव्यमान जोड़ने पर अपकेंद्रीय बल शून्य हो जाता है। ओके, अब इसी प्रकार यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले m1 r1 किसके बराबर होगा, जब हम बैलेंस करेंगे m2 r2। ठीक है, पीछे पढ़ा था। अब इसी प्रकार यहाँ पर m1 r1 ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा कोणीय वेग से वो घूम रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इंटू a। अब ये क्या है यहाँ पर, जो आपकी यहाँ पर हम कह सकते हैं ये आपकी त्वरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों ओर मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। इस प्रकार पिंड स्थैतिक संतुलन में परंतु गति संतुलन में नहीं है। यहाँ पर अभी फिलहाल स्थैतिक संतुलन में है, ना कि गतिक संतुलन में है। ठीक है, चित्रानुसार माना है कि m3 m4 मान के दो अन्य द्रव्यमान पिंड पर इस प्रकार लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार क्या होगा, m3 r3 बराबर m4 r4। ठीक है, अब यहाँ पर कोणीय वेग और लगाया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, m3 r3 ओमेगा स्क्वायर इंटू b। सॉरी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको गलत बोला था, ये जो था यहाँ पर a त्वरण नहीं है, ये उसकी डिस्टेंस है जहाँ पर हमने ये बल लगाए थे। इस प्रकार से डायग्राम देखा होगा, यहाँ पर सबसे पहले ये वाला था एक। ठीक है, इसके नीचे हमने ये, फिर एक ये वाला यहाँ पर द्रव्यमान जोड़ा था, एक ये इसकी अक्षीय है। ठीक है, अक्ष थी ये। तो यहाँ पर जो अब यहाँ पर m3 r3 को करेंगे, ओमेगा कोणीय वेग से वो घूम रहा है तो यहाँ पर b की मल्टीप्लिकेशन होगी और इधर साइड क्या होगी, a की मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, m4 r4b इजिकल टू m2 r2a। ठीक है, m1 r1 इंटू ए बराबर m3 r3 इंटू b। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, फलस्वरूप पिंड का गति संतुलन भी हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन देखो कि मशीनों में असंतुलित बलों तथा घूर्णों की उत्पत्ति। 2016 में 16 या 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो किसी भी मशीन में दो प्रकार के पुर्जे होते हैं। नंबर एक जो पुर्जा होता है वो होता है स्थायी पुर्जे। नंबर दो गतिक पुर्जे होते हैं तथा गतिमान पुर्जे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो आपके गतिमान पुर्जे होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रोटेटरी, ठीक है, रोटेट करने वाला। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग, मतलब आगे पीछे वाला। ठीक है,
जैसे कि अंतर्दहन इंजन में जो कंबशन इंजन होता है, ठीक है, उसमें क्रैंकशाफ्ट, गतिपालक पहिया, पुली, भाप व गैस टरबाइन में रोटर इत्यादि रोटेटिंग पार्ट हैं। जबकि रेसिप्रोकेटिंग करने वाले पुर्जे में पिस्टन, पिस्टन रॉड, क्रॉस हेड इत्यादि प्रमुख हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल थे। ठीक है, यहाँ पर ये समझाया गया है केवल कि रोटेटिव पार्ट कौन से हैं और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट कौन से हैं। यदि ये सब चीज़ पता है तो आप इजीली इनको लिख सकते हो। ओके, अब आगे नेक्स्ट है, सभी स्थिर एवं गतिमान पुर्जों का पावर ट्रांसमिशन के समय विभिन्न परिमाण के बल क्रिया करते हैं। ठीक है, विभिन्न स्थिर एवं गतिमान पुर्जों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि उन पर ऐसा कोई भी बल नहीं लगा, ठीक है, लगा हो जिससे कि उनकी परिस्थितियों में मतलब सिचुएशन में आवश्यकता ना हो, तथा जो बल लग रहे हो वे पूर्णतया क्या हो, बैलेंसिंग में हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखना है आपको, यदि घूमने वाले अंगों का, ठीक है, यदि घूमने वाले अंगों का गुरुत्व केंद्र यहाँ पर घुमाव केंद्र से दूर है तो पार्ट्स असंतुलन मतलब अनबैलेंसिंग में होगा। ठीक है, कहने का मतलब है यदि घूमने वाले जो पार्ट्स हैं उनका गुरुत्व केंद्र घुमाव केंद्र से दूर है, ठीक है, घूमने वाले केंद्र से दूर है, तो पार्ट्स क्या होगा, अनबैलेंसिंग में होगा। उस पर अतिरिक्त बल कार्य करता है जिससे मशीन के फ्रेम में कंपन उत्पन्न होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि घूर्णी पिंडों में असंतुलन, ठीक है, अनबैलेंसिंग क्या है, इस पर टिप्पणी लिखें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, सो नाउ यहाँ पर लिखना क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपको डायग्राम एक दिख रहा होगा, यहाँ पर पॉइंट ओ, यहाँ पर हमने ये माना है, और ये जो ओमेगा वेग से कोई एक पिंड गति कर रहा है, ठीक है ना, तो ये जो दूरी है पॉइंट यहाँ से ओ से ए तक, यहाँ पर इसकी जो दूरी है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमने आर से डिनोट की है, ये ओमेगा, ठीक है। ठीक, तो नाउ यहाँ पर चलते हैं कि माना कोई घूमता हुआ पिंड ए है, ठीक है, एक पिंड है, उसको हमने ए से नाम दे दिया, ठीक है, जिसका भार ये जो आपको डब्ल्यू दिख रहा है ये क्या है, वेट है उसका पिंड का, जो आर त्रिज्या पर ओमेगा वेग से घूम रहा है और अक्ष ओ के परित है, किसके परित है, पॉइंट ओ के परित घूम रहा है। ओके, ये सब चीज़ क्लियर हुआ डायग्राम में, बस आपको नीचे अच्छा सा डायग्राम बनाना है, इसको ही, ठीक है, आपको लिखना है पेपर में। हम जानते हैं कि घूमते हुए पिंड पर F बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर या F बराबर डब्ल्यू अपॉन जी आर ओमेगा स्क्वायर मान का अपकेंद्रीय कार्य करता है। ठीक है, ये अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो पिंड को केंद्र से दूर हटाने का प्रयास करेगा। ठीक, इस बल के कारण घूर्णन केंद्र ओ पर एक प्रतिक्रिया बल लगता है जिसकी दिशा घूमने वाले भार की स्थिति को बदलती रहती है, क्योंकि मशीन में घूमने वाले अंग बियरिंग पर टिके होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बियरिंग पर टिके होते हैं घूमने वाले अंग, सीधी सी सिंपल सी बात है, बियरिंग लगे होते हैं। ठीक है, बियरिंग पर ये बल क्रिया करके कंपन उत्पन्न करते हैं। इन कंपनों के कारण मशीनों में शोर, घिसाई, टूट फूट की संभावना बढ़ जाती है। बस इतनी सी चीज़ आपको लिख कर आनी है पेपर में, अच्छे मार्क्स आप ले आओगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल स्थैतिक संतुलन मशीन, सिंपल स्टैटिक बैलेंसिंग मशीन 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यह मशीन एक तुला अथवा भार द्रव्यमान मापन मशीन की भांति तथा रचना में अति सरल है। अब इसका डायग्राम देखना है आपको। अब देखो यहाँ पर है तुला की दाई भुजा पर, ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये ठीक, ये चीज़ आपको डायग्राम अच्छे से उतारना है। यहाँ पर ये अब इसका आधार है, बेस है, ठीक है, ये दो बीम होते हैं इधर साइड और इधर साइड। यहाँ पर क्या होता है, ये इसको हम बोलेंगे मैंड्रिल, ये आपका बीम हो गया पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और उसके बाद ये आपका पैमाना हो जाता है, इस पर एक सूचक होता है जो आगे पीछे भागता रहता है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका ये है इधर साइड वेट। ठीक, और ये सब चीज़ क्लियर। अब यहाँ पर थ्योरी पर ध्यान देते हैं। तुला की दाईं भुजा पर, ठीक है, संतुलित किए जाने वाले अंग को एक मैंड्रिल पर चढ़ाकर रखा जाता है। ये जो मैंड्रिल है, ठीक है ना, इस पर चढ़ाकर रखा जाता है। तुला की बाईं भुजा पर आवश्यक भार लगाकर तुला की डंडी को क्षैतिज स्थिति में लाया जाता है, मतलब वेट लगाकर इसको क्षैतिज स्थिति में लगाया जाता है। अब मैंड्रिल सहित अंग को हाथ या विद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है।
ठीक है। इसको क्या करते हैं, मैंड्रिल को, ये वाला जो मैंड्रिल है इसको क्या करते हैं, हाथ से घुमाते हैं या विद्युत मोटर से घुमाते हैं, ठीक है ना। दैट ये आपको यहाँ पर ना क्लियर हो चुका होगा इतना कॉन्सेप्ट। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, भारी अंगों के लिए विद्युत मोटर प्रयुक्त होता है, मतलब जहाँ पर हैवी वेट होगा तो वहाँ पर सीधी सी बात है मोटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाथ से नहीं घुमा सकते इतना हैवी वेट को, ठीक। तो यदि अंग का संतुलन ठीक नहीं है तो मैंडल घुमाव के साथ साथ धीरे धीरे तुला की डंडी ऊपर नीचे होती है, जबकि अंग संतुलित होने पर तुला की डंडी में कोई गति नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं तराजू की, ठीक है। तराजू का एग्जांपल होता है जैसे कि यहाँ पर एक डंडी होती है, यहाँ पर एक ठीक है नीचे वाला पड़ला होता है, यहाँ पर एक नीचे वाला पड़ला, और यहाँ से हम उठाते हैं। जब तक कि दोनों का वेट समान ना हो जाए तो बीच में जो कांटा होता है वो नहीं रुकता है, ठीक है, आगे पीछे घूमता रहता है। यही हिसाब यहाँ पर है आपका, ठीक है, यही हिसाब है। अब माना कि अंग का असंतुलन आर त्रिज्या पर एम द्रव्यमान भार के तुल्य है। स्थैतिक असंतुलन को मापने के लिए तुला की डंडी ऊपर नीचे दोलन द्वारा एक सूचक पी को किसी असंकित असांकित पैमाने पर दोलन कराने का प्रबंध किया जाता है। ओके, सो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चाग्र मशीनों में अनबैलेंसिंग, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है। तो इस डायग्राम पर लगभग 2-4 डेरिवेशंस हैं, ठीक है, जो कि इस डायग्राम का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये कोई आपका, ठीक है, पिस्टन है, ये इधर की तरफ मूव करेगा तो एफ आई लगेगा, इधर की तरफ मूव करेगा तो एफ आर, ऊपर की तरफ एफ एन, ठीक है। ये सब चीज़ बताऊंगा मैं क्या क्या चीज़ है। ये एल हो गई, ठीक है, लंबाई है, ये आपका आर हो गया, ठीक है। यहाँ से कोई कौन कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ इतना क्लियर, ठीक है। ये इधर को जो गति कर रहा है ओमेगा से गति कर रहा है। यहाँ पर एफ बी एच बराबर एफ यू होगा, ठीक है। एफ बी बराबर यहाँ पर होगा, ये सब चीज़ आपको अच्छे से दिख रही होंगी। हम जानते हैं कि एक इंजन के पश्चाग्र गति करने वाले अंगों पर किस प्रकार विभिन्न बल कार्य करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन आपने देखा होगा, उस पर विभिन्न प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन पर विचार करने पर एफ आर क्या होगा, यहाँ पर ये देखो, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने वाले पार्ट्स को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल होगा। एफ आई क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने वाले पार्ट्स के कारण जड़त्व होगा। एफ एन क्या होगा, सिलेंडर की दीवार पर लगने वाला बल होगा। एफ बी क्या होगा, यहाँ पर मुख्य बेरिंग पर लगने वाला बल, ठीक है। ये सब चीज है। चित्रानुसार एफ आर बराबर एफ आई परिणाम में बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे एफ आर एफ आई बराबर होंगे। सो यहाँ पर क्या होगा फिर नेक्स्ट, तथा दिशा में विपरीत होंगे। दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। परिमाण में बराबर होंगे, वे एक दूसरे को संतुलित करेंगे। इसी प्रकार एफ बी भी एफ आई के बराबर होगा, दिशा के विपरीत होगा। पुनः सिलेंडर की दीवार पर लगने वाला बल एफ एन तथा बल एफ बी का ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर समान तथा दिशा में विपरीत है। इस प्रकार ये बलयुग्म का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसका परिमाण एफ एन एक्स या एफ बी इंटू एक्स इंटू यहाँ पर एन होगा, ठीक है। ये दोनों एन है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो एक्स नहीं है ये, ठीक है, गुणा का निशान है, एफ एन इंटू एन और बी इंटू एन, ठीक है, ये सब चीज़ है। ओके, इस प्रकार रेसिप्रोकेटिंग इंजन के पार्ट्स का प्रभाव एक असंतुलित बल तथा एक संतुलित बलयुग्म उत्पन्न करने का है। इस बलयुग्म का मान चक्र के दौरान बदलता रहता है। पश्चाग्र करने वाले द्रव्यमान केवल आंशिक संतुलित होते हैं। क्रैंकशाफ्ट के साथ साथ घूमने वाले द्रव्यमान सामान्यतः संतुलित होते हैं, अतः इंजन की बॉडी पर कोई असंतुलित बल या कंपन बल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016, 17, 18 में ये पूछा गया है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इससे अगली वीडियो में ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे और 2 चैप्टर, ठीक है, आपके 2-3 दिन में ही समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बहु सिलेंडर मल्टी सिलेंडर इंजन इन लाइन इंजन के सेकेंडरी बलों के संतुलन के विषय में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इन लाइन इंजन मल्टी सिलेंडर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मल्टी सिलेंडर इंजन प्राइमरी बलों की भांति सेकेंडरी जो आपके बल होते हैं के भी पूर्ण संतुलन हेतु 2 प्रतिबंध संतुष्ट होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, थोड़ा सा आप इसको देखो, ठीक है।
यहाँ पर सबसे पहले आपकी स्ट्रोक रेखा आपको दिख रही है, ठीक है ना। एक आपको काल्पनिक रेखा के नाम से दिख रही होगी, ठीक है। एक स्ट्रोक रेखा, एक काल्पनिक रेखा, एक वास्तविक रेखा चमक रही होगी, ठीक है। पहले तो वास्तविक क्रैंक रेखा होगी और वो आपको दिख रही होगी, तो वहाँ से जो कोण बना रहा है वो थीटा एंगल से बना रहा है। फिर उसके बाद जो काल्पनिक रेखा है वहाँ आपका जो कोण बन रहा है वो 2 थीटा है, ठीक है ना। जो आपकी वास्तविक क्रैंक रेखा है वहाँ पर जो वेट है वो ओमेगा वेग से गति कर रहा है। फिर उसके बाद जो आपका जो काल्पनिक रेखा तक जो आपका, ठीक है, जो पार्ट्स जाएगा, ठीक है, पिंड जाएगा, वहाँ पर 2 ओमेगा वेग से जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना चीज़ क्लियर। अब यहाँ पर लिखना है आपको सेकेंडरी बलों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। जो आपका सेकेंडरी बल है, ठीक है, वो चीज़ मैं बताऊंगा कौन कौन से सेकेंडरी बल हैं। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी बल युग्म का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ शून्य होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लो, एफ एस बराबर क्या होगा यहाँ पर, एम आर इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अपॉन 4 एन इंटू कॉस 2 थीटा। ओके, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। अब देखो सेकेंडरी वालों का अभी ये हमने फार्मूला देखा था, ठीक है। अभी पीछे मैंने कि आपको कहा था इस फार्मूले को ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। एफ एस बराबर क्या होता है, मतलब एफ सेकेंडरी फोर्स एम आर इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अपॉन 4 एन इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट आपने माना। प्राइमरी वाल क्या होता है, एफ एम आर इंटू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर जो होता है, देखो सीधी सी सिंपल सी बात है समझाने की, कि यहाँ पर जो प्राइमरी फोर्स होता है जो वास्तविक होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काल्पनिक, ठीक है, मतलब यहाँ से पहले थीटा एंगल से कोण बनाया, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर रेखा थी स्ट्रोक, ठीक है, वहाँ से 2 थीटा एंगल से कोण बनाया। तो यहाँ से ये जो होगा, ये जो आपका प्राइमरी बल होगा, ये जो पिंड बनाएगा, ये जो पिंड बना रहा होगा ये आपका सेकेंडरी होगा। मतलब एम आर हमने ये माना, पिंड का द्रव्यमान एम आर माना, ठीक है, सपोज। ओके, उसके बाद ये जो एंगल ले रहा है वो कितना ले रहा है, cos 2 थीटा, ठीक है, cos में ही नापते हैं इसको, ठीक है। और ये जो गति कर रहा है वो किस वेग से गति कर रहा है, 2 ओमेगा से गति कर रहा था, ठीक है। ये भी चीज़ मैंने आपको डायग्राम में अच्छे से समझाई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर r अपॉन 4n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल r होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बस ये चीज़ थी यहाँ पर। जहाँ आपको लिखना है एम आर बराबर मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, ठीक है, 2 ओमेगा बराबर एम आर के क्रैंक पिन के साथ घुमाव r अपॉन 4n, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना r अपॉन 4n, ठीक है। यहाँ पर तो r आ गया, यहाँ हम r अपॉन 4n क्या लिखा है, r डैश के नाम से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना अंतर है, ठीक है। r डैश को हम क्या लिख सकते हैं, r अपॉन, ठीक है, r अपॉन 4n लिख सकते हैं, r अपॉन 4n लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आया कैसे, ठीक है। 2 थीटा क्या होगा, किसी समय स्ट्रोक रेखा से क्रैंक की कोणीय स्थिति, और प्राइमरी बल के समान यह सेकेंडरी बल भी ऐसे ही काल्पनिक क्रैंक की घुमाव से उपजने वाले आप केंद्रीय बल के स्ट्रोक रेखा पर घटक के समतुल्य होंगे। अब देखो अगली वीडियो में जी, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियल इंजन, वर्टिकल इंजन और इनलाइन इंजन के संतुलन का वर्णन, ये जो क्वेश्चन 2014 और 16 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन के जो बाद टॉपिक है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये मेरा वादा है आपसे कि आपका सिलेबस टॉम का मुझे पूरा कराना है, ठीक है ना। और आपका जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, ठीक है, आपने जो पढ़ा है मुझसे, ठीक है ना, आपको 99% आपको मेरा पढ़ाया हुआ ज़रूर मिलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो उसका इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।